नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कर्ण कुशवाहा में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने शेयर मार्केट की क्लास 43 को, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक वीडियो में ही फंडामेंटल एनालिसिस को करना कैसे सीखेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ये है, आपको देख के समझ आ गया होगा। तो इससे पहले कि मैं आगे कुछ बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं फंडामेंटल एनालिसिस के जितने भी इंपॉर्टेंट की रेशियो या पैरामीटर हैं उन सब के बारे में मैंने डिटेल और डीप में ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। ये राइट हैंड साइड पे पॉपअप दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके जाके मेरे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो भी आपको लिंक मिल जाएगा, या मेरे वीडियो के लास्ट में भी पॉपअप आएगा, वहां पे भी क्लिक करके आप जा सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल पे विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में फंडामेंटल एनालिसिस के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें क्लिक करके भी आप इन सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब वापस आते हैं इस वीडियो पे। तो अगर आज आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो कि अभी अभी शेयर मार्केट के बारे में सीख रहे हैं या इंटरेस्टेड हैं या बेसिक नॉलेज आपको पता है, और आपने अभी तक मेरे या किसी भी फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियो को नहीं देखा और आप इंटरेस्टेड है फंडामेंटल एनालिसिस को जानने के लिए, सीखने के लिए, तो आज के इस वीडियो में मैं जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है या रेशियो है जिससे हम किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को करते हैं ताकि हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सके, इसे आप बहुत आसानी तरीके से सीख पाएंगे। और मैं एकदम सिंपल मैं कोशिश करूंगा हर एक रेशियो को 1 से 2 लाइन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, तो मैं ये मानता हूं कि अगर कोई नए व्यूअर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको एटलीस्ट बेसिक शेयर मार्केट के बारे में, इंडेक्स क्या होता है, निफ्टी 50 क्या होता है, ठीक है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल क्या होता है, ये बेसिक नॉलेज आपको पता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी का क्या अच्छा है क्या बुरा है हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं। एग्जाम्पल ये आपके नॉर्मल लाइफ में भी एप्लीकेबल होती है। आप अपने लिए चाहे खाने पीने का कोई सामान खरीदें, चाहे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, आप अपने लिए मोबाइल लें, लैपटॉप लें, चाहे अपने लिए कोई कपड़े लें, आपकी कुछ चेकलिस्ट होती है। आप उसे जब वो प्रॉपर आप उससे सेटिस्फाई होते हो या वो फुलफिल होती है तभी आप उस प्रोडक्ट को बाय करते हो। रेंडमली जाके आप कुछ भी चीज नहीं उठा लेते, आप पूरा उसका फ्यूचर देखते हो, अच्छा बुरा सारी चीजें देखते हो। सेम वैसे ही आपका कमाया हुआ पैसा आप किसी को भी तो ऐसे नहीं दे दोगे। ठीक है, आप जिस भी कंपनी में अपने पैसे को लगाते हैं हम उस कंपनी में ये देखते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर आप किसी कंपनी में 100 रुपए लगा रहे हो तो आपकी सोच ये होती है कि ये 100 रुपए कुछ समय बाद एटलीस्ट 110, 20, 150, 200 हो, 4 साल 5 साल बाद डबल हो, आपकी सोच यही रहती है। तो एक ऐसी ही कंपनी आपके पैसे को बढ़ा पाएगी जो कि फंडामेंटल एनालिसिस में बेस्ट हो या वो एक्चुअल में बहुत अच्छी कंपनी हो। तो कंपनी तो शेयर मार्केट में 5000 प्लस लिस्टेड है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी कंपनी अच्छी है जिसमें हम अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। देखो, 2 तरीके के आपको एनालिसिस करना होता है, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मतलब हम वो इंट्राडे की ओर जाते हैं, तो डेफिनेटली फंडामेंटल और टेक्नोलिसिस का जो कॉम्बो एनालिसिस होता है वो आपको एक बेस्ट और सटीक रिजल्ट देता है। बट एटलीस्ट आपका जो पर्पस है वो इन्वेस्टमेंट के पर्पस से है। आपको ऐसा नहीं कि आपको आज सुबह बाय करके शाम को सेल करना। आप 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल का आप होराइजन रखते हैं या देखते हैं, तो सबसे पहले तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना ही चाहिए। तो क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस बताने वाला हूं तो हम फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, अब चालू करते हैं। अब देखो, फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक बात समझने की जरूरत है वो पॉइंट होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, ये आपने सुना होगा। तो देखो, ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, इसे ना लोगों ने ना बहुत हवा बना के रखा है, बहुत अलग अलग टर्म पे डिफाइन करते हैं। बट मैं पहले ये बता दूं, ये इंट्रिंसिक वैल्यू एक पैरामीटर है आपको कुछ चीज नॉलेजेबल करने के लिए, बताने के लिए, बट ये भी बहुत सारे अदर रेशियो पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू होता क्या है। इंट्रिंसिक वैल्यू ये मैंने अपने शॉर्ट्स में ऑलरेडी पहले बता चुका है। इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी कंपनी के रियल या एक्चुअल वैल्यू को, ट्रू वैल्यू को बताने का काम करता है। एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। ऐसा एग्जांपल आपको बहुत सारा मिल जाएगा यूट्यूब पे, बट वो ट्रू क्यों नहीं होता, ये काम क्यों नहीं करता, ये भी बताता हूं। एग्जांपल के लिए, ये जो मैं मार्कर यूज कर रहा हूं, मैं मान के चलता हूं कि इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सब खर्चा वर्चा मिला के 10 रुपए में ये बन के तैयार हो जाता है।
तो अगर ये मार्केट में आपको 10 रुपए या 20 रुपए में मिले तो आप इसे इजिली बाय कर लोगे। बट अगर यही मार्कर आपको मार्केट में 100 रुपए में मिले तो आप लोगे क्या? आप बोलोगे भैया ये बहुत ज्यादा महंगा है, ये तो 10-20 रुपए में मिलता है। क्योंकि आप इस चीज को जानते हो, आप यूज करते हो, इसलिए आपको पता है। बट जब हम किसी शेयर की कंपनी को लेते हैं तो हम उसको नहीं जानते, हम तो उसमें खुद ही पहली बार है। तो अगर वो 10 रुपए की कंपनी की वैल्यू होगी और अगर वो 100 रुपए में मिल रहा होगा तो हमको नहीं समझ आएगा, हम तो 100 रुपए भी देके खरीद लेंगे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू यही बताने का काम करता है कि इस मार्कर पेन का एक्चुअल में वैल्यू क्या है। तो अगर ये मार्कर आपको, जो थॉट होता है वो ऐसा होता है कि अगर ये मार्कर आपको 10 रुपए से कम का मिल रहा है, मतलब आप अच्छे प्राइस में इसको ले रहे हो, मतलब ये अंडर वैल्यूड है, आपको कम प्राइस में मिल रहा है। बट अगर ये मार्कर आप 100 रुपए में ले रहे हो तो ये ओवर वैल्यूड है, मतलब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, आपको बाय नहीं करना चाहिए। तो सिंपल सा इंट्रिंसिक वैल्यू ये बताने का काम करता है कि आप जिस भी कंपनी के शेयर के प्राइस को ले रहे हो वो फेयर है कि नहीं, वो लेने लायक है नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एसबीआई बैंक का एक शेयर का प्राइस 500 है, मैं राउंड फिगर ले रहा हूं आपको बताने के लिए, तो अगर आप उसे 400 रुपए में लेते हो तो वो आपके लिए सही डिसीजन रहेगा। बट अगर आप उसे 700 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए में लेते हो तो वो आपके लिए ओवर वैल्यूड हो जाएगा। अगेन ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एसबीआई बैंक का वैल्यू जो 500 है वो इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी है कि नहीं, रियल वैल्यू है कि नहीं। अब देखो एक बात बताना मुझे, अगर इस पेन को किसी को बनाने में 10 रुपए लगा है तो वो क्यों 10 रुपए से कम में बेचेगा? तो वैसे ही किसी कंपनी का शेयर क्यों आपको 10 रुपए से कम में मिलेगा? वो बहुत रेयर हो सकता है, आपकी किस्मत होगी तो मिल जाएगा, ऐसा जनरली नहीं होता। तो होता क्या है एक्चुअल में, अगर इस पेन का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10 रुपए है तो ये 30 से 40 रुपए में बिकेगा, ये 50 रुपए में बिक सकता है, तो वही उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। ये चीज आपको एक्चुअल में नहीं मिलेगा, बट होता ऐसे ही है, आप इस चीज को समझना। सेम ऐसा स्टॉक में भी काम करता है। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया। तो ओवरऑल इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किसी कंपनी को अगर हम कुछ पैसा देके खरीद रहे हैं तो पैसा वर्थ है कि नहीं, हम बहुत ज्यादा पैसा देके तो नहीं खरीद रहे। तो ये अब आप कैसे जानोगे कि अगर आप किसी कंपनी को कुछ पैसे देके खरीद रहे हो तो बहुत ज्यादा पैसा देके तो नहीं खरीद रहे हो। तो ये बताने का काम इंट्रिंसिक वैल्यू करता है, बट इसे आप जज कुछ अदर की पैरामीटर रेशियो से करते हो जो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। उसको बताने से पहले इंट्रिंसिक वैल्यू हमें यह भी बताने में हेल्प करता है, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं। सपोज एसबीआई बैंक का एक शेयर है जिसका प्राइस है 500 रुपीज, ठीक है, और एक है हमारे पास एचडीएफसी बैंक है जिसका प्राइस है 1500 रुपए। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं अभी इसका मार्केट का करंट प्राइस नहीं ले रहा हूं, ये आपको ज्यादा मिलेगा एचडीएफसी का, ठीक है। मैं अभी एक राउंड फिगर में ले रहा हूं ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो देखो दो अच्छे एस्टेब्लिश बैंक मैंने लिया है। अगर मैं बोलूं को आपको दोनों बैंक का खरीदना है तो देखो सबसे पहले तो आप इसका इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करोगे, ठीक है। अब देखो एचडीएफसी बैंक का एक शेयर 1500 रुपए का है, तो अगर आप 1500 रुपए डालते हो तो आपको एक शेयर मिलेगा, और एसबीआई बैंक के एक शेयर 500 रुपए का है, अगर आप यहाँ पे 1500 रुपए डालोगे तो आपको 3 शेयर मिलेगा। तो फायदा किस में है? ज्यादा शेयर लेने में। ऐसा नहीं है कि एचडीएफसी 1500 से नहीं बढ़ेगा, ये 1500 से 15,000 भी हो सकता है और ये 500 से 5,000 भी हो सकता है। बट इस चीज को समझना, जब आपका ये 1500 से 15,000 होगा तो एक शेयर का मल्टीप्लीकेशन आपको मिलेगा और यहां पे आपको 3 शेयर का मल्टीप्लीकेशन मिलेगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जरूरी नहीं है कि किसी भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू हाई है मतलब आपको उसको नहीं लेना है। एग्जांपल के लिए मैं इस पे फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको थोड़ा सा गलत वे में रिप्रेजेंट करते हैं, आपको डाउट रहता है। एग्जांपल के लिए आईटीसी आप सबको पता है, ठीक है। आईटीसी के अगर शेयर का प्राइस अगर आप देखोगे, ठीक है, तो वो आपको अभी इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी ओवर बताएगी, मतलब बहुत ज्यादा बताएगी, ठीक है। बट क्या आईटीसी का प्राइस नहीं बढ़ेगा? क्या आईटीसी का प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि आईटीसी टोबैको यानी सिगरेट बनाने का काम करती है, उनका एग्रीकल्चर भी है, होटल भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पे काम करती है, लोग सिगरेट पीना नहीं छोड़ने वाले और आईटीसी की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली। कोविड तक वो कांस्टेंट था और बढ़ा है तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू हाई है मतलब वो बहुत ज्यादा प्राइस में मिल रहा है तो आपको उसको लेना ही नहीं है। आपको वहां पे ये देखना है
कि क्या उसका कोई कंपैरिजन या पीयर कंपनी मुझे मिल रहा है जिसे मैं ले सकता हूं। नहीं तो आप चाहो तो आप उसको भी ले सकते हो अगर आपको उसके सिमिलर कुछ नहीं मिल रहा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एचडीएफसी एग्जांपल में दिया कि अगर आपको एचडीएफसी का 1500 रुपए का शेयर ज्यादा लग रहा है या उसका इंट्रिंसिक वैल्यू आपको ओवर बता रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे बैंक के शेयर को देखो जो कि अच्छा भी हो और आपको अच्छे प्राइस में मिल जाए। अदरवाइज आप इसको भी एक दो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर आपके पास ऑप्शन ना हो। तो चलो मैं आपको इसको ना लाइव दिखाता हूं, ठीक है, ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से जज कर पाओ। तो मैं आपको ये बता दूं, मैं यहाँ पे आज आपके लिए दो ऐप यूज करने वाला हूं, एक स्क्रीनर यूज करूंगा और एक आपके लिए टिकर टेप यूज करूंगा, ठीक है। देखो टिकर टेप में आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, बट ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू वाला फंड है ये वहां पे आप देख पाओगे। और जो स्क्रीनर ऐप है उसमें आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता। मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्क्रीनर ऐप आपके लिए फ्री में वर्क करता है और बहुत अच्छा है। तो चलिए मैं आपको वहां पे दिखाता हूँ। टेप ऐप ओपन है, ठीक है। तो देखो सबसे नीचे बॉटम में ना आपको एक सर्च का आइकन दिख रहा है, तो सिंपल से यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके मैं सबसे पहले एसबीआई लिख देता हूँ क्योंकि मैंने आपको एसबीआई का एग्जांपल दिया था। तो देखो थर्ड नंबर पे एसबीआई बैंक दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो अभी एसबीआई बैंक का करंट प्राइस जो चल रहा है 727 रुपये चल रहा है, ठीक है। अब अगर आप नीचे आओगे तो देखो इसका जो वैल्यूएशन है, यहाँ ये इंट्रिंसिक वैल्यू वाला सेक्शन है। जब आप इसका सब्सक्रिप्शन लोगे तो ये डायरेक्ट आपको और क्लियर बताएगा, बट आपके वैल्यूएशन पार्ट को देखना है, ठीक है। तो अभी ये एवरेज बता रहा है, ठीक है, कि ये एवरेज है, ना कम है ना ज़्यादा है, एवरेज है, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूँ आपको एचडीएफसी दिखाता हूँ। तो अगेन सर्च पे जाएंगे और एसबीआई की जगह हम लोग एचडीएफसी लिखते हैं, ठीक है। तो ये एचडीएफसी ओपन हो गया। अब देखो एचडीएफसी बैंक के जो एक शेयर का प्राइस है वो 1728 रुपये चल रहा है। अगर आप नीचे आओगे, ठीक है, तो देखो इसका जो वैल्यूएशन है वो हाई बता रहा है, मतलब इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू हाई है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू आपको ये बताने का काम कर देगा कि ये कोई कंपनी का जो वैल्यू है, ट्रू एक्चुअल वैल्यू है, वो हाई है, लो है या एवरेज है। बट हाई है मतलब आपको नहीं लेना है ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि एचडीएफसी बैंक के शेयर का प्राइस जब 1728 रुपये, तो क्या मैं इस प्राइस पे 2 या 3 शेयर एसबीआई के ले सकता हूँ, क्योंकि वो हाई भी नहीं है, मॉडरेट भी है। तो ये कैलकुलेशन आपको करना है। ऐसा नहीं कि पेज इंडस्ट्री का एक शेयर आपको 35 से 40 हज़ार का मिल रहा है तो एक शेयर ले लिया। उस 35 से 40 हज़ार में आप किसी अदर या पीयर कंपनी के मल्टीपल शेयर ले सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं एचडीएफसी बैंक का पीयर कंपनी देखूँ, ठीक है, यहाँ पे ऊपर में देखो ये पीयर का सेक्शन दिख रहा है। अगर आप पीयर में क्लिक करोगे तो क्योंकि एचडीएफसी बैंक प्राइवेट है, तो प्राइवेट से रिलेटेड आपको एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक और एक्सिस, ये 3 एक्स्ट्रा दिखाएं, आईसीआईसीआई, कोटक और बैंक। तो आप इसे भी आइडेंटिफाई करके बाय कर सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था आईटीसी का, तो मैं आईटीसी भी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो देखो जब आप आईटीसी पे क्लिक करोगे ना, ठीक है, तो देखो आईटीसी के अभी एक शेयर का प्राइस है 407 रुपये, ठीक है। अगर आप इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि वैल्यूएशन देखोगे तो देखो ये बोल रहा है हाई है। तो हाई है तो ऐसा नहीं है कि आपको इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना है। आप क्या करो, इसके पीयर्स देखो। अगर आप पीयर्स पे क्लिक करोगे तो देखो आईटीसी का पेयर ये आपको 3 कंपनी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको भी बारी बारी से देख सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। बट देखो इसमें 2 का पी आपको बहुत ज़्यादा हाई मिल रहा है, 1 पी आपके रेंज में मिल रहा है, बट पी रेशियो इनफ नहीं होता, पीबी रेशियो भी आपको देखना है। जैसे कि मैंने बताया था डिविडेंड यील्ड और भी बहुत सारे रेशियो देखना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आईटीसी आपको लग रहा है कि आईटीसी का वैल्यूएशन तो हाई है बट नहीं ये अच्छा है, आगे ही बढ़ेगा, तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंट्रिंसिक वैल्यू के फंडे को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होगे। तो मैंने कि जैसा बताया था, इंट्रिंसिक वैल्यू एक पैरामीटर होता है, ठीक है। आपको ये बस पता करने में हेल्प करता है कि किसी शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा है या कम है, अच्छे रेट में मिल रहा है। बट इंट्रिंसिक वैल्यू अदर फाइनेंशियल या अदर फंडामेंटल, फाइनेंशियल नहीं बोलूंगा, फंडामेंटल रेशियो पे डिपेंड करता है, जो कि अब हमें जानना है, जो कि फंडामेंटल के लिए काम करेंगे। तो जो पहला फंडामेंटल रेशियो होता है वो होता है पीई रेशियो, ठीक है। देखो पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब कि आप अर्निंग करने के लिए कितना पैसा देते हो ये बताने का काम करता है पी। सिंपल सा मैं पी का फॉर्मूला बता रहा हूं, फिर आप बोलोगे फॉर्मूला क्यों बता रहे हो सर, आप तो एक लाइन में बताऊंगा बोले थे। फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं तो वहां पे काम आएंगे। देखो पी रेशियो का फॉर्मूला होगा शेयर प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस, यानी कि अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर भी निकलता है,
मैंने पी रेशियो पे डिटेल पे फंडामेंटल एनालिसिस में वीडियो बनाया हुआ, आप उसे देखना, बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। तो इस तरीके से हमें पी रेशियो मिल जाता है। तो पी रेशियो ये बताने का काम करता है कि हम कमाने के लिए कितना पैसा देते हैं। तो जनरली ये बोला जाता है कि पी रेशियो 20 या उससे कम हो तो बहुत अच्छा है। अब किसी कंपनी का पी रेशियो 20 है, इसका मतलब क्या समझते हो कि हम 1 रुपए कमाने के लिए उस कंपनी को 20 रुपए दे रहे हैं। आप सिंपल सी बात समझना कि अगर आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को ले रहे हो और उसका पी 20 रुपए, तो आप ये मान के चलो कि आप उस कंपनी में 1 रुपए कमाने के लिए 20 रुपए दे रहे हो। तो जनरली किसी भी कंपनी का पी 20 या उससे कम होता है तो एक बहुत अच्छा होता है। मैं आपको डिटेल में अगर आपको देखना है तो आप मेरे फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब देखो कुछ एक्सेप्शंस होता है। क्या किसी कंपनी का पी 20 से ज्यादा है, 40 है, 50 है, 60 है, 100 है, बहुत ज्यादा है, तो वो क्या अच्छा नहीं है क्या? तो देखो हर केस में ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि अगर किसी कंपनी का पी ज्यादा है बट उस कंपनी का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट और ग्रोथ बढ़ रहा है तो इनडायरेक्टली आपको सस्ता पड़ जाता है। एग्जांपल के लिए अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए है और उसका पी है 50 का है, ठीक है, तो कितना आएगा? उसका पी मिल गया आपको 2 का, ठीक है। बट नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, कंपनी का जो शेयर प्राइस तो 100 था बट उसने प्रॉफिट बढ़ा लिया, 50 से 100 कर लिया, तब उसका पी कितना हो गया? 1 का हो गया। तो यहां से आपको यह पता चलता है कि अगर किसी कंपनी का पी ज्यादा होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसका 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना पड़ता है कि वो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट या ग्रोथ कर रही है कि नहीं। अगर वो प्रॉफिट या ग्रोथ कर रही है तो आप देखोगे तो उसका पी कम मिल जाएगा। तो ये एक्सेप्शन में होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा नहीं कि आप हर किसी, क्योंकि आप बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनी को देखोगे तो उनका पी आपको बहुत हाई मिलेगा, बट जनरली किसी भी कंपनी का पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 या उससे कम है तो अच्छा है। तो जब भी आपके दिमाग में नाम आए कि पी रेशियो क्या होता है, तो पी रेशियो का मतलब ये होता है कि मैं 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी को कितना पैसा देने के लिए तैयार हूं। तो अगर किसी कंपनी का पी आपको 20 दिख रहा है, मतलब कि आप 1 रुपए कमाने के लिए 20 रुपए दे रहे हो। सिंपल सा एक लाइन में देसी लैंग्वेज में आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, आपको और कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। चलो दूसरा रेशियो समझते हैं। दूसरा रेशियो होता है बुक वैल्यू रेशियो, ठीक है, बीवी जिसको होते हैं बुक वैल्यू, ठीक है। देखो बुक वैल्यू रेशियो का पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला सिंपल सा है, इसका भी ना जो शेयर प्राइस होता है डिवाइड बाई होता है बुक वैल्यू, ठीक है। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला, इसका कुछ दूसरा भी होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले समझते हैं बुक वैल्यू क्या होता है। ये जो बुक वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपनी अपने आप को मैनेज नहीं कर पाती, वो दिवालिया घोषित हो जाती है या वो अपने आप को सेल आउट कर देती है, वो बर्बाद हो जाती है, तो उस केस पे आपको कितना पैसा मिलेगा पर शेयर। एग्जांपल के लिए एसबीआई बैंक के एक शेयर का प्राइस 500 रुपए है। आज अगर एसबीआई बैंक बंद हो जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है या डूब जाता है, तो अगर आपने एसबीआई बैंक का एक शेयर खरीद के रखा है 500 रुपए का, तो अगर एसबीआई बैंक ही बंद हो गया तो आपको 500 रुपए के बदले कितना पैसा मिलेगा, ये बताने का काम करता है बुक वैल्यू। आप इसे समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये अभी बुक वैल्यू रेशियो नहीं है, ये बुक वैल्यू है, ठीक है। तो बुक वैल्यू कैसे निकलेगा? जैसे किसी शेयर का प्राइस है 500 रुपए और उसका बुक वैल्यू है 50, ठीक है, तो इसका बुक वैल्यू रेशियो कितने का हो जाएगा? 10 का, ठीक है। अब देखो यहां पे आपको कुछ चीज समझने की जरूरत है कि बुक वैल्यू रेशियो कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। सबसे पहले आपको यह जानना है, बुक वैल्यू रेशियो हमेशा कम होना चाहिए। क्यों बता रहा हूं, अगर किसी कंपनी के शेयर का प्राइस 500 है और उसकी बुक वैल्यू 50 है, मतलब बहुत कम है, तो उसका बुक वैल्यू रेशियो ज्यादा आ रहा है। बट अगर इसी कंपनी का बुक वैल्यू 100 रहता तो ये कितना आता? 5 आता, मतलब कम आता। मतलब कि अगर किसी कंपनी का बुक वैल्यू ज्यादा है तो रेशियो कम आ रहा है, इस चीज को समझना। और ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि अगर ये 500 रुपए की कंपनी डूबती है तो हर 500 रुपए के पीछे मुझे 100 रुपए मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, किसी भी कंपनी का जो बुक वैल्यू रेशियो होना चाहिए वो हमेशा कम होना चाहिए। वो 1 है, 2 है, 3 है तो अच्छा है, वो 5 है, 10 है, 15 है, 20 है तो वो आपके लिए दिक्कत है, ठीक है। और जब भी बुक वैल्यू रेशियो की बात आएगी तो आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपनी दिवालिया घोषित होती है, बंद होती है, तो वो मुझे मेरे पर शेयर के पीछे कितना रुपए देगी।
और बुक वैल्यू रेशियो हमेशा कम होना चाहिए। अब यहां पे भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस कैसे होते हैं? बुक वैल्यू डिपेंड करता है टेंजिबल और नॉन टेंजिबल में। आपने ये वर्ड सुना होगा, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब ये होता है कि जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं या देख सकते हैं, और नॉन टेंजिबल छू सकते, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। और नॉन टेंजिबल का मतलब ये होता है जिसे हम फिजिकली टच या फील नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक सीमेंट कंपनी की बात करूं तो उनके जो मशीन होते हैं, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं, उसे आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। बट अगर मैं एक आईटी कंपनी की बात करूं तो उनके पास कंप्यूटर होता है, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो कंप्यूटर अलग चीज है, तो उनका प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक है, ये सारी चीजों को आप टच या फील नहीं कर सकते। तो देखो होता क्या है ना, आप मुझे एक बात बताना, एक्सेप्शन जो मैंने बोला बुक वैल्यू रेशियो के ऊपर, तो ऐसे कंपनी जिनके पास प्लांट है, मशीनरी है, लैंड है, प्रॉपर्टी है, इक्विपमेंट्स है, तो इनका बुक वैल्यू ज्यादा होता है। और ऐसे कंपनी जिनके पास ये सब नहीं है, उनका बुक वैल्यू कम होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक सीमेंट फैक्ट्री की बात करूं तो अगर आप देखोगे तो सीमेंट फैक्ट्री में बहुत बड़े बड़े करोड़ों के तो मशीन ही होते हैं, प्लांट और मशीनरी होते हैं। तो उनका जो बुक वैल्यू, मतलब अगर वो कंपनी बर्बाद होती है या डूब जाती है या दिवालिया होती है तो उनके पास करोड़ों रुपए हैं, इसलिए आपको उनका जो बुक वैल्यू है वो अच्छा मिलता है। बट यहीं पे अगर आप किसी एक आईटी कंपनी को ले लो, एग्जांपल के लिए अगर आप टीसीएस को लोगे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को, तो उनके पास क्या होता है, एक ऑफिस होता है, सिस्टम होते हैं, और वो पूरा उनका इंटरनेट से, सॉफ्टवेयर से काम चलता है। तो उनके पास ऐसा कुछ हैवी प्लांट मशीनरी नहीं है, तो उनका जो बुक वैल्यू है कम होता है। तो आपको ये भी देखना है कि जिनके पास एसेट, प्लांट, मशीनरी, प्रॉपर्टी, लैंड, ये सब बहुत अच्छा है, ऐसे कंपनी का बुक वैल्यू आपको अच्छा मिलेगा। और आईटी कंपनी वगैरह या ऐसे कंपनी जिनका ऐसा नहीं, उनका बुक वैल्यू आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि भाई हाँ एसीसी सीमेंट का बुक वैल्यू अच्छा आ रहा है और आप टीसीएस ले लोगे तो उसका बुक वैल्यू रेशियो 20 आ रहा है, 25 आ रहा है, 30 आ रहा है, या बुक वैल्यू बहुत कम है। तो ऐसा नहीं, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो ये एक्सेप्शन है जिसको आपको ध्यान देना है। चलो मैं इसे आपको तुरंत लाइव दिखाता हूं ताकि आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सको। खोला हुआ है ताकि मैं आपको सारी चीज़ें बता सकूं। मैं पहले आपको ये बता दूं कि टिकट टेप में आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, बट यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता। तो देखो यहाँ पे आपको अगेन एक सर्च का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो जैसा कि मैंने प्लांट मशीनरी में मैंने कोई सीमेंट कंपनी बोला, तो चलो हम एसीसी ले लेते हैं। यहाँ पे आप जैसे एसीसी लिखोगे और क्लिक करोगे तो देखो एसीसी का आपके पास समरी आ जाएगा, ठीक है। अब एसीसी का देखो करंट प्राइस चल रहा है अभी 1863 रुपये, ठीक है। अगर आप नीचे आओगे तो देखो इसका जो आपको बुक वैल्यू दिख रहा है वो 890 रुपये दिख रहा है। तो देखो करंट प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप बुक वैल्यू देखोगे तो अच्छा है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि बुक प्राइस टू बुक वैल्यू कैसे निकलता है। आप एक काम करो, ये जो करंट प्राइस है 863 रुपये, उसको डिवाइड कर दो 890 रुपये से, तो आपकी बुक वैल्यू मिल जाएगी। बुक वैल्यू भी नीचे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू मिल जाएगी। तो ये देखो प्राइस टू बुक वैल्यू दिख रही है 2.14 की, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि जितने भी रेशियो हैं सब यहाँ पे कैसे आए। तो जैसे आप नीचे आओगे ना तो देखो यहाँ पे एडिट रेशियो का एक सेक्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आपको जो जो रेशियो चाहिए यहाँ पे आप एड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एसीसी के केस में जो हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 2.14 का है, जो कि अच्छा है, ठीक है। अब सेम यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक दूसरी कंपनी लेता हूँ, मैं एक आईटी की कंपनी ले लेता हूँ, टीसीएस, ठीक है। तो मैंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिया। अब देखो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के केस में इसका प्राइस है 3779 रुपये, मतलब लगभग 4000 के आसपास, ठीक है। यहाँ भी आपको दिख रहा है। बट अगर आप इसकी बुक वैल्यू देखोगे तो 281 है। देखो आपको बहुत कम मिल रहा है। रीज़न क्या? क्योंकि इनके पास एसेट, प्लांट, मशीनरी, लैंड ऐसा कुछ है नहीं। और अगर आप 3779 रुपये को 281 से डिवाइड करोगे तो आपका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आ जाएगा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कितना आ रहा है इसका, 13.6 का आ रहा है। तो कहाँ एसीसी के केस में 2 आया था और कहाँ आईटी कंपनी के केस में 13.6 आ रहा है। तो आपको इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। करता हूं कि बुक वैल्यू रेशियो को आप समझ गए होंगे। बुक वैल्यू रेशियो के बाद अपने को एक समझना है करेंट रेशियो, ठीक है। अब ये करेंट रेशियो क्या होता है? करेंट रेशियो का सबसे पहले फॉर्मूला सुनिए। करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये बता दूं, एसेट का मतलब होता है संपत्ति। किसी कंपनी के पास उसके कितने एसेट पड़े हैं उसे हम संपत्ति बोलेंगे,
और लायबिलिटीज का मतलब होता है कर्जा यानी उधार। किसी कंपनी को कितना कर्जा देना है या उसके पास कितनी लायबिलिटीज है, उधार पड़े हुए हैं जो उसे लौटाना है। तो मुझे एक बात बताना, ये जो एसेट है और लायबिलिटीज है, ये दोनों जिस रेशियो में है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। अगर किसी कंपनी के पास 100 करोड़ का एसेट है और उस कंपनी के पास 50 करोड़ की लायबिलिटीज है, मतलब कर्जा है। आप एसेट को समझो पैसा और लायबिलिटीज को समझो कर्जा। तो अगर किसी कंपनी के पास 100 करोड़ पैसा है और 50 करोड़ कर्जा है, मतलब 50 करोड़ देना है, तो वो कितना होगा, उसका करंट रेशियो कितना होगा, 2 का होगा। ठीक है, बट इसको अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अगर किसी कंपनी के पास 100 करोड़ पैसा है और उसके पास 100 करोड़ रुपए कर्जा भी है, तो ये कितना आएगा, 1। तो यहां से क्या आपको समझ आ रहा है कि किसी कंपनी का पैसा जितना ज्यादा होगा और कर्जा जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो अगर किसी कंपनी का पैसा ज्यादा होगा और कर्जा कम होगा तो आपका करंट रेशियो ज्यादा आएगा। जैसे कि मैंने यहां बताया, देखो पैसा ज्यादा है और कर्जा कम है तो 2 आया, यहां पे पैसा और कर्जा बराबर है 1 आया। तो आपको यह ध्यान देना है कि ऐसी कंपनी जो कि अपने पैसे को यानी कि करंट एसेट्स को बढ़ा रही है और अपने कर्जे को कंटिन्यूअसली कम कर रही है या ना कर रही है, तो कंपनी इनडायरेक्टली बहुत अच्छी हो गई। तो ये आपको करंट रेशियो बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद देखो डेट होता है। डेट मतलब कंपनी के ऊपर उधार नहीं होना चाहिए, तो वो इसमें कवर हो गया, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। 2 रेशियो बता रहा हूं, एक होता है आरओई और एक होता है आरओसीई। ठीक है, तो आरओई को बोलते हैं हम रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी को बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये 2 रेशियो को ना मैंने अपने फंडामेंटल के अंदर डिटेल में बताया, क्योंकि ये 2 ऐसे रेशियो हैं जिनको बताने में कम से कम मुझे 20 से 25 मिनट लगेगा, तो मैं इसे अभी आपको नहीं बताना चाहता। ये देखो, ये हम रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। ये फंडामेंटल एनालिसिस में रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए करता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे उसके पीछे आपको कितना रिटर्न आएगा। तो इसको फिलहाल आप स्किप कर सकते हो, बाकी सबको आपको बिल्कुल ध्यान देना है, तो इसे आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हम समझते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या होता है? देखो, कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि कंपनी जो भी दिखा रही है कि हाँ भाई मैं इतना सेल करता हूं, इतना प्रॉफिट करता हूं, तो एक्चुअल में उसके पास कैश कितना है। आप उसको इस तरीके एग्जांपल से समझो कि ये बहुत जरूरी है, कैश फ्लो माइनस में नहीं होना चाहिए। मैंने 10 कॉपी खरीदी, ठीक है, 10 रुपए के भाव से बाजार से, और मैं उसे मार्केट में बेचने गया, तो मैंने 10 कॉपी 20 रुपए के भाव से बेच दी। तो मैंने तो ये शो कर दिया कि मैंने 10 कॉपी 100 रुपए में खरीदा और उस 10 कॉपी को 20 रुपए के हिसाब से 200 रुपए मार्केट में बेच दिया, तो मुझे 100 रुपए का यानी डबल प्रॉफिट हो गया। ये अगर मैं एक कंपनी का ऑनर हूं तो मैंने ये डायरेक्टली शो कर दिया। बट आप इस चीज को समझना, जब मैंने वो कॉपी 10 रुपए में अपने लिए खरीदी और मार्केट में उसी कॉपी को 20 रुपए में बेचा, तो मैंने जिन 10 लोगों को एक एक कॉपी 20-20 रुपए में बेचा, तो ये जरूरी नहीं है कि उस 10 के पास से मेरे पास तुरंत 20-20 रुपए आ गया। हो सकता है 2-3 लोग के पास से मेरे पास कैश आए। कुछ मेरे रिलेटिव है जो बोले बाद में लेना, कुछ बोले जो मेरी सैलरी आएगी तब लेना, कुछ बोले यार अभी पैसे नहीं है देता हूं, कुछ बोले चेक के थ्रू देता हूं। कहने का मतलब ये है, आपने तो ये बताया कि मेरी कंपनी 100 रुपए का मेरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हुआ और मैंने 200 रुपए का सेल किया, तो मेरा 100 रुपए का प्रॉफिट आ गया। ये तो आपने बता दिया, हमने देख लिया, हमने बिलीव कर लिया, हाँ कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। बट क्या ये 200 रुपए कैश आया कंपनी के पास, ये आपको पता चलता है कैश फ्लो से। तो ये बहुत जरूरी है। कई कंपनी अपना फेक सेल दिखा देती है, अपने रिलेटिव को किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, बट उनका अगर आप कैश फ्लो देखोगे तो माइनस में। अगर मैंने 200 रुपए का सेल कर दिया और 200 रुपए मेरे पास आया ही नहीं, तो मैं कैसे अपने सारे खर्चे को मैनेज करूंगा। तो इसीलिए कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, अगर निगेटिव है तो वो आपके लिए सही नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस अलग होता है। अब देखो, कैश फ्लो निगेटिव कब होगा, एक्सेप्शंस कब हो सकता है, ऐसी कंपनी जिनका जो पैसा आने का जो टेंडर है वो काफी लॉन्ग होता है। जैसे कि आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सुने होंगे जो अहमदाबाद गुजरात में, तो उसे मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है L&T कंपनी, जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करती है। तो देखो भाई, जब ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं ना, तो 1 से 2 दिन में कंप्लीट नहीं होते, 6 महीना, साल, 2 साल, 5-5, 10-10 साल लगते हैं। तो इनको पेमेंट आने में डिले होता है। तो ऐसी कुछ कंपनी का कैश फ्लो आपको माइनस दिख सकता है, दिखेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, अदरवाइज किसी भी कंपनी का कैश फ्लो माइनस नहीं होना चाहिए। तो कैश फ्लो क्या होता है आपको समझ आ गया। और यहीं पे एक होता है फ्री कैश फ्लो, ठीक है, ये भी आपको देखना होता है। अब देखो, फ्री कैश फ्लो क्या होता है,
कैश फ्लो तो आप समझ गए। फ्री कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि किसी कंपनी के पास ऐसा पैसा जो कि उसके बिजनेस से कोई डिपेंड नहीं करता। मतलब कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो में वही पैसा आएगा, कंपनी के जितने भी खर्चे हैं, जितने भी उधार हैं, जितने भी लाइबिलिटीज है, जो भी एक्सपेंसेस है, सारा कुछ कर करा के फ्री कैश फ्लो बचता है। ये पैसा ऐसा होता है, चाहे कंपनी, ये डिविडेंड वगैरह का भी पैसा नहीं होता, ये बिल्कुल अलग पैसा होता है। कंपनी इसका मौज करे, पार्टी करे, जो करना है करे। तो अगर किसी कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो पड़ा है, मतलब कि जो करना है करे, या तो अपने डेवलपमेंट में लगा दे, या कहीं बांट ले, या घूम ले, या एक्सपांशन कर ले, या पार्टी कर ले, जो व्हाटएवर जो भी करे। तो अगर किसी कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो पड़ा है तो वो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। तो ये जो रेशियो है, ये आपको एक फंडामेंटल एनालिसिस के लिए खत्म होता है। अब इसके बाद एक लास्ट बचता है, उसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट पढ़ना, ठीक है। तो देखो ये जो बैलेंस शीट है ना, ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। मैं ये सारी चीजें अभी आपको ऐप में बताऊंगा। तो देखो बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है। एक कंपनी के बैलेंस शीट में हम क्या देखेंगे, जनरली हम कंपनी के बैलेंस शीट में ये देखते हैं कि कंपनी कितना सेल कर रही है और कितने प्रॉफिट कमा रही है। आपको इसी दो चीज को मेजरली ध्यान देना है कि कंपनी कितना सेल कर रही है और कितना प्रॉफिट कमा रही है। अगर कंपनी का सेल कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है और कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है तो डायरेक्टली आपके लिए अच्छी कंपनी हो गई। इसके अलावा कुछ कुछ और चीजों को देखना है, बट इन दो चीजों को आपको मेजर देखना है। और मैं आपको अभी बताने वाला हूं, आपको इतने इजी वे में बताऊंगा कि आप बोलोगे अरे यार ये बैलेंस शीट तो हमारे पहले के बुक पढ़ने से ज्यादा इजी है, ठीक है। इसके अलावा सेल और प्रॉफिट के अलावा आपको कुछ और चीज देखना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपका FII आता है, आपका DII आता है, आपके रिटेल आते हैं, आपके प्रमोटर आते हैं, ठीक है। तो देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी, सपोज एक कंपनी है, तो उस कंपनी का जो ऑनर होता है वो उसका 100% का इक्विटी अपने पास नहीं रखता, कुछ कुछ दूसरों के पास होता है। जैसे कि FI, अगर आपकी कंपनी में फॉरेन आके, FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो अगर आपकी कंपनी में फॉरेन आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप समझो आपकी कंपनी में फॉरेनर आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब उसमें आपको इंटरेस्टेड है, मतलब कंपनी अच्छी है। DII का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब कि म्यूचुअल फंड वाले, हेल्थ इंश्योरेंस वाले, पॉलिसी वाले, ये सब अगर आपके या आपके घरेलू के लोग अगर आके आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि आपके घर वालों को ही आपके ऊपर ट्रस्ट है कि हाँ भैया आपकी कंपनी अच्छी है। और रिटेल मतलब हम और आप जैसे लोग आते हैं तो हमारा कुछ कम ज्यादा होगा चलेगा। और प्रमोटर मतलब खुद कंपनी का मालिक होता है। अगर मैं किसी कंपनी का मालिक हूं और मैं ही अपने कंपनी का प्रमोटर का परसेंट है, जैसे मेरे पास मेरी कंपनी का 50% है, सेकेंड ईयर मेरी कंपनी का मैंने 5% सेल कर दिया, 45 रख लिया, थर्ड ईयर मैंने और 5% कर दिया, 40 है। तो मैं हर साल अगर अपने कंपनी का 5% बेचते जा रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है कि मुझे अपने कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है। अगर मुझे अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा होगा तो मैं तो उल्टा शेयर खरीदूंगा, अपना परसेंटेज बढ़ाऊंगा। कुछ एक्सेप्शन केस इस पे भी होता है, ये पेटीएम है, जोमेटो है, ITC है, इनका कोई प्रमोटर नहीं है, बट ये एक अलग एक्सेप्शन है। आप मेरे फंडामेंटल के एनालिसिस के वीडियो में जाके देखना, मैंने उसमें सारी चीजों को बताया है। और सेम वैसे ही अगर फॉरेन आपके कंपनी से अपना जो परसेंट है वो कम करते जा रहे हैं, मतलब भाई उनको झोल झाल लग रहा है, वो बेच के निकल रहे हैं आपकी कंपनी का शेयर, तो कोई अगर फॉरेन पर्सन, डोमेस्टिक पर्सन या आप खुद अपने कंपनी का हिस्से को बढ़ा रहे हो, मतलब गुड साइन है। और अगर आप बेच रहे हो मतलब कुछ है, तो ये चीज आपको ट्रैक करना पड़ता है। इसके बाद एक होता है डिविडेंड यील्ड, ठीक है। अब डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या होता है कि एक परसेंट होता है जो कंपनी आपको डिविडेंड के रूप में देती है। कोई भी कंपनी अगर प्रॉफिट करती है ना, तो वो टर्मिनल हाफ ईयरली या ईयरली, यानी कि 3 महीने में, 6 महीने में या साल में ना, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको डिविडेंड के रूप में दे देती है। तो आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, जो कि लाखों में या करोड़ों में किसी कंपनी के शेयर को खरीद के रखते हैं, वो उनका पैसा तो ग्रोथ होते रहता है, बट वो डिविडेंड के पैसे से ही करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने SBI बैंक का 10 शेयर खरीद के रखा है और SBI बैंक किसी क्वार्टर में, हाफ ईयरली में, ईयरली में प्रॉफिट बुक करती है और वो बोलती है कि वो पर शेयर आपको 5 रुपए का डिविडेंड देगी, तो आपके 10 शेयर का 50 रुपए आपको ऐसे डिविडेंड गिफ्ट के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड ना बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से 3% तक
या 2% तक मैक्सिमम समझ आता है, बट किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड 5% है, 10% तो भाई दिक्कत है। क्योंकि मुझे एक बात बताना, कोई कंपनी डिविडेंड थोड़ा सा दे रही है तो अपने शेयर होल्डर को खुश करने के लिए दे रही है या गिफ्ट के रूप में दे रही है, अच्छी बात है। बट अगर कोई कंपनी अपना डिविडेंड बहुत ज्यादा दे रही है, मतलब वो कंपनी उस डिविडेंड पैसे को ना देके खुद के डेवलपमेंट में तो लगा सकती है, खुद के शेयर का प्राइस बढ़ा सकती है। गूगल वूगल या बहुत सारी कंपनी ऐसा करते हैं। तो डिविडेंड यील्ड हमेशा कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो था, ये फिजिकल नॉलेज था जो कि मैंने आपको दिया। चलो मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, और ये जितना मैंने बैलेंस शीट के टर्म्स और कंडीशन बताया, इसे आप कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, हम इसको जानते। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे मैंने अगेन स्क्रीनर ऐप लिया है क्योंकि इसमें आपको लगभग सारे फीचर मिल जाते हैं और कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता। मैं ये बार बार बोल चुका हूँ। अगर आप एंजल वन में, ग्रो में या अप स्टॉक में फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे तो आपको कुछ बेसिक जैसे कि पी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, उसके अलावा आपको डिविडेंड यील्ड या आरओई, आरओसी, बस इतने मिल जाते हैं। बाकी मेजरली नहीं मिलते जो आपको बैलेंस शीट देखना रहता है। तो उसके लिए आपको ये ऐप यूज़ करना है। आप इतना याद कर लीजिए कि स्क्रीनर हो गया, टिकर टेप हो गया, मनी कंट्रोल हो गया, या आपका ट्रेडिंग व्यू हो गया, ये सब ऐप को आप ऑलरेडी इंस्टॉल करके रख लो अगर आप शेयर मार्केट में और आगे जाना चाहते हो तो। चलो, तो मैं आज की वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आप पूरे फंडामेंटल एनालिसिस के साथ बैलेंस शीट को भी चेक करेंगे या ट्रैक करेंगे। तो मैं रेंडमली, चलो मैं एक आईटीसी कंपनी को लेता हूँ। देखो, ऐसा नहीं है कि मेरा ये रिकमेंडेशन सजेशन है, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना। तो यहाँ पे मैंने एक आईटीसी कंपनी को लिया, ठीक है। अगर आप टिकर टेप में आईटीसी कंपनी को देखोगे तो आपको ओवर वैल्यूड बताएगा, मतलब ये बताएगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज़्यादा है। बट अपने को उसके अकॉर्डिंग चेक नहीं करना है, ठीक है। चलो, ये एफएमसीजी से रिलेटेड कंपनी है, ठीक है। चलो, अब देखो, जस्ट सेकेंड। अब देखो, ये जो इसका मार्केट कैप बता रहा है, मार्केट कैप बता रहा है इतना, ठीक है। करंट प्राइस इसका 407 रुपये, ठीक है। स्टॉक पी देखो 25 का है। तो जैसे कि मैंने बोला था, पी 20 या उससे नीचे है तो ठीक है, 20 से ज़्यादा है तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कमा रही कि नहीं। अगर उसका प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है तो इनडायरेक्टली बाद में आपको उसका पी कम अच्छा सस्ता मिल जाएगा, ये मैंने बताया था। तो हम उसे चेक करेंगे, बताऊंगा कैसे। देखो, बुक वैल्यू 60 का है, ठीक है। प्राइस के अकॉर्डिंग थोड़ा फेयर है, बट और बेटर होता तो ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। क्योंकि आईटीसी के पास अगर वो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग करती है तो डेफिनेटली प्लांट मशीनरी होंगी, बट वो उतने कॉस्ट के नहीं होंगे। डिविडेंड यील्ड इसका 3.38% है तो अच्छा है, बट अगर इससे 4-5 से ऊपर होता है तो थोड़ा सा दिक्कत है। आरओई और आरओसीई भी इसके कम है, ठीक है। मतलब बहुत अच्छे तो नहीं है बट अच्छे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आरओसीई और आरओई को मैंने नहीं बताया, आप मेरे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सीखिए। ये भी इंपॉर्टेंट रेशियो है जिसका आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फेस वैल्यू मैंने आपको बताया, आप देखिएगा। एबिट और ईवी टू एबिट, अब देखिए सेल्स ग्रोथ जो कि मैंने बोला था 7.73% का इसका सेल्स ग्रोथ है, तो ये एक अच्छा पैरामीटर है। सेल्स इसने 75,161, ये करोड़ में वैल्यू है, ठीक है। अब उसके नीचे एक आया है, देखो, ये है ओपीएम। ओपीएम का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 35% का है। मैं आपको ये बता दूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या वो ऐसा पैसा होता है जो कि कंपनी के या किसी भी स्टोर के डेली के रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए यूज होता है। तो वो 35% हो, मतलब अच्छा है। डिविडेंड यील्ड भी मैंने आपको बता दिया। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.80 का है, जो कि ज़्यादा है, ठीक है। अगेन ये डिपेंड करता है प्लांट और मशीनरी के अकॉर्डिंग, थोड़ा कम होना चाहिए। अब चलो डेट टू इक्विटी देखते हैं, मतलब कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है। सबसे बेस्ट है कि डेट टू इक्विटी, मतलब इक्विटी पे कंपनी ने कोई कर्जा नहीं लिया। डेट तो है इनके पास 304 करोड़ का। अब देखो, प्रमोटर होल्डिंग जीरो है, मैंने बताया था कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं जिसपे नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं। चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग जीरो है। प्लेजेज परसेंटेज जीरो है। अब देखो, ये जो प्लेजेड परसेंटेज है ना, इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई कंपनी को पैसे की जरूरत रहती है तो वो अपनी कंपनी के शेयर को ही गिरवी रख के पैसा लेते हैं, उसको बोलते हैं प्लेज करना। अब मुझे एक बात बताओ, कोई कंपनी अपने स्टॉक को ही गिरवी रख के पैसा कब लेगी? जब मार्केट से उसे पैसा नहीं मिलता। तो किसी कंपनी का प्लेज परसेंट कम होना चाहिए, ना हो तो बहुत अच्छा है, या है भी तो साल बाई साल अगर वो कम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा साइन है, ठीक है।
करेंट रेशियो 3.05 का, जो कि अच्छा है। करेंट रेशियो मैंने आपको बताया था हमेशा बढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब ये है आपका एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। तो ये तो लगभग फंडामेंटल एनालिसिस के पार्ट हो गए। चलो अब हम इसका बैलेंस शीट देखते हैं, ठीक है। तो हम टॉप पे आ जाओगे। अच्छा, एक चीज और बताना है, मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पे ये सब मैंने, मुझे जो जो देखना था मैंने उसे ऐड किया है। आप चाहो तो एडिट रेशियो पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। अब आपको क्या करना है ना, देखो यहाँ पे आपको ये प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट दिख रहा है। आपको प्रॉफिट और लॉस के स्टेटमेंट में आना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, आप देखो कंटिन्यूअसली देखो, सेल्स अगर देखोगे तो मार्च 2022 में 60,635,00,000 था। फिर 70 हुआ, फिर 70,886 हुआ, फिर 75 हुआ, ठीक है। हम और आगे आते हैं तो देखो ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ठीक है। अब अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखोगे तो 34, 36, 37 बढ़ रहा है, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, अपन नेट प्रॉफिट देखते हैं, ठीक है। तो देखो नेट प्रॉफिट आपको नीचे दिख रहे हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट। तो देखो 15,503, फिर 19,000, फिर 20,000, फिर 20,435। मतलब कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो अगर प्रॉफिट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो पी आपको इनडायरेक्टली कम मिल जाएगा। तो अभी तक ग्रीन सिग्नल है आईटीसी को बाय करने का, क्योंकि हमें कोई बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन नहीं मिला है, ठीक है। ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हो गया, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर हायर पी है उसके लिए आपको देखना है, ठीक है। चलो, अब साइड में देखो यहाँ पे लिखा है बैलेंस शीट, ठीक है। तो मैं बैलेंस शीट पे क्लिक करता हूँ। अगर आप बैलेंस शीट पे देखोगे, देखो कंपनी के पास जो इक्विटी कैपिटल है वो अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली सेम है या थोड़े से बड़े हुए हैं, ठीक है। फिर अगर आप लाइबिलिटीज देखोगे, ये जो अदर लाइबिलिटीज है ना, ये कर्जे होते कंपनी के। तो 14, 16, 16, 18 थोड़े से बड़े हैं, बट बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब टोटल अगर एसेट्स देखोगे, ठीक है, हम एक काम करते हैं, टोटल एसेट्स देखते हैं। तो देखो अगर एसेट्स की बात करोगे तो 35, 40, 45, 51, और अगर आप अभी करंट में देखोगे 2022 से भी देखोगे, 2022 से भी आप देखोगे तो देखो 77, 85, 91, 94, ठीक है। तो आप देखो कंपनी का एसेट्स कंटिन्यू बढ़ रहा है, इसीलिए इसका करंट रेशियो अच्छा है, क्योंकि कंपनी के एसेट्स कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे कैश फ्लो का सेक्शन है, कैश फ्लो में भी चले जाते हैं। तो कैश फ्लो में आप देखो कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जो आ रहा है वो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव है। ऑपरेटिंग मैंने बताया जो कि रोजमर्रा के जरूरतों में यूज होता है। तो देखो 12,000, ठीक है, 15,000, ठीक है, फिर 18,000, फिर 17,000, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ऊपर टॉप में आते हैं, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे देखना है प्रॉफिट लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, रेशियो हो गया, इन्वेस्टर में जाना है आपको, इन्वेस्टर में। तो अगर आप इन्वेस्टर में क्लिक करोगे तो देखो एफ आई आई ने 40% था, फिर 40.53 हुआ, फिर 40.17 हुआ, मतलब सिमिलर है, ना कम हुआ है मतलब ज़्यादा हुआ है, तो ठीक है, अच्छा है। डी आई आई का भी आप देखोगे सिमिलर है, तो ये अच्छा है, ठीक है। गवर्नमेंट का आप छोड़ो, पब्लिक का देखो तो पब्लिक का कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मतलब इसमें कुछ ऐसा मेजर नहीं है कि लोग बेच रहे निकल रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। और यहीं पे आप रेशियो के सेक्शन में भी आ जाओ। तो अगर आप रेशियो को क्लिक करोगे, ठीक है, तो रेशियो में आपको रेशियो में आपको आपको जो एक मेन यहाँ पे देखना है आर ओ सी ई देखना है, ठीक है, कि आर ओ सी ई कंपनी का कंटिन्यूअसली कैसा है। तो पहले बहुत अच्छा था, कोविड के बाद से अगर आप देखोगे तो फिर डाउनफॉल आया था, और फिर अभी और आर ओ सी देखोगे तो लगभग इन्होंने मेंटेन करके बढ़ा के चल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं खुद के लिए से बात करूं तो मैं लगभग ग्रीन फ्लैग देता हूँ, मतलब आप इसको ले सकते हो। एट लास्ट आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेक्शन भी देखना है। डॉक्यूमेंट सेक्शन में जैसे आप क्लिक करते हो ना, जस्ट सेकंड मैं यहाँ पे चले जाता हूँ और आप नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे आपको ना पीपीटी मिल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जानो कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या उसका बायोडाटा है। तो जैसे आप इस पीपीटी में क्लिक करोगे तो ये आपके लिए डाउनलोड होके ओपन हो जाता है। ये डाउनलोड हो रहा है, फिर मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारे पास डाउनलोड हो गया, मैं इसे ओपन करता हूँ
और जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे आईटीसी का आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। मेरा आपको रिकमेंडेशन रहेगा कि एक बार आप इसे पढ़ें। पढ़ने से आपको बहुत कुछ डिटेल नॉलेज मिलता है। एबिटा वगैरह, ग्रॉस रेवेन्यू, सारी चीज़ें इसमें आपको दी रहती है, ठीक है। एबिटा क्या होता है ये मैंने आपको अपने फंडामेंटल एनालिसिस में बताया था, ठीक है। यहाँ पे देखो इनका ग्रोथ का पूरा चार्ट वगैरह पैटर्न दिया है। मैं इतना डिटेल में तो आपको नहीं बता सकता, ठीक है। बट देखो ये मेन है कि इनका ग्रॉस रेवेन्यू कितना है, एबिटा कितना है, प्रॉफिट यानी कि पैट कितना है, और डिविडेंड इन्होंने कितना दिया, सारी चीज़ें इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। चलो नीचे आते हैं तो ये आपको ये दिखेगा कि इनका एफएमसीजी सिगरेट पे क्या है, ठीक है। फिर आप और नीचे आओगे तो इसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। फिर ये और किस किस प्रोडक्ट पे काम करते हो तो देखो ये जितने सारे प्रोडक्ट आप देख रहे हो, ये जितने कंपनी देख रहे हो, आप बिंगो खाते हो, वीवेल यूज़ करते हो, येपी खाते हो, ये सब आईटीसी ही बनाती है, ठीक है। मे भी बहुत सारे लोग को ये पता ही नहीं होगा कि ये सारे प्रोडक्ट भी आईटीसी बनाती है। आप इसे जूम करके अच्छे से देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा। देखो आशीर्वाद आटा हो गया, सनफेस्ट हो गया, बिंगो हो गया, येपी हो गया, फियामा हो गया, ठीक है। क्लासमेट की जो कॉपी आती है, आशीर्वाद जो आता है, सनराइज हो गया, सेवलॉन जो साबुन होता है, ठीक है। ये सब आईटीसी बनाती है, आईटीसी के अंदर आता है। उसके अलावा ये पूरे प्रोडक्ट के डिटेल भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये इनका होटल में भी है, ठीक है। ये इनका एग्रीकल्चर भी है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये पूरे डील आईटीसी करती है। तो इस पीपीटी को देखने से आपको एक कॉन्फिडेंस आता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप इसे डिटेल में देखें, ठीक है। तो ये एटलीस्ट आपको पूरा देखना पड़ता है। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को ट्रैक करते हो। तो उम्मीद करता हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस को आप करना सीख गए होंगे। यकीन मानना जितना मैंने आज बताया है सिर्फ और सिर्फ ये ही है। अगर आप इसे ही सीख जाएं और अगर आप इससे ही किसी भी कंपनी को, पहले आपके पास कुछ नॉलेज नहीं था, बट अगर आप इस नॉलेज के साथ जो मैंने ऐप बताया उस ऐप के साथ 10 से 20 अलग अलग अपने सेक्टर की मनपसंद कंपनी को लेकर फंडामेंटल एनालिसिस कर पाएंगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। आप खुद जज कर पाएंगे इस चीज को कि हाँ वाकई में इस कंपनी को ले सकता हूं, इसमें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता हूं। तो ये मेरा ओवरऑल प्रोसेस था फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। आगे हम टेक्निकल एनालिसिस को चालू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो कि शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है या फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं। आगे अब लास्ट आने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इन सब चीजों को आप तभी ट्रैक कर पाएंगे जब आपके पास एक डीमेट अकाउंट हो। तो अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एंजल वन और अपस्टॉक और ग्रो का मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जिसमें भी चाहे क्लिक करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप एंजल वन में अपना डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं तो आप चाहे तो मेरा रेफरल कोड KA002649GY भी यूज कर सकते हैं। चलिए, अगर आपका कुछ भी डाउट या कुछ भी कमेंट हो या आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनालिसिस के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।